डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम टॉप 1000 के साइंस सीरीज में पार्ट 2 लाने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले साइंस का एक पार्ट आ चुका है जिसमें हमने फिजिक्स के काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कवर किए हैं। अब इसमें भी हम आगे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो इसमें अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है? इसका ऑप्शन सही है बी, ध्वनि तरंगे हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण होती है। देखिए तरंग क्या होता है? तरंग किसी माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ होता है उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, ये उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों का वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचारित होता है। ठीक है, और यह दो भागों में बांटा जा सकता है तरंगों को, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। और यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वह दो तरीके की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे वह होती हैं जैसे किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगे संचारित होने पे माध्यम के कण तरंग की दिशा में चलने के लंबवत का मतलब उसके पैरेलल रहते, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ कहते हैं। और अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि वह जो माध्यम में जो तरंग संचारित होती है उस माध्यम के कारण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर संचार कंपन करते हैं। इस तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अगर हम किसी स्प्रिंग को खींच कर छोड़ दें तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें देखते हैं कि इसी तरीके से यह तरंग आगे बढ़ती है। ठीक है, और ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे, जबकि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इसी तरीके से ये तरंगे चलती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतों के रोगों के निदान में निम्नलिखित में निम्न किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो एक्स रेज जो होती हैं, एक्स किरणों का यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरण है। यह चिकित्सा में आंतों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। विद्युत चुंबकीय किरण क्या होती है? यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ये तरंगे जो होती हैं इनको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, यह सभी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी एक ही चाल से चलती है और इनकी चाल मतलब इसकी अर्थात इनकी जितनी भी चाल होती है वह सभी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। सिटी स्कैन के लिए भी हम देखते हैं कि इसी एक्स रेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, धातु में। ध्वनि की जो गति होती है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, गैस में न्यूनतम होती है, जबकि समान ताप व दाब में ध्वनि की जो गति वायु में होती है वह 331 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व निर्धारित करता है। ठीक है, जिस माध्यम में घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पर ध्वनि का वेग जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ठीक है, और निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और इसीलिए जब हम निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति होती है जिस कारण से वहाँ पर तरंगे संचरण नहीं कर पाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किस राशि में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। ध्वनि जब एक तरंग से दूसरे तरंग में तरंगों के रूप में गमन करती है तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जो ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है। और क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति उसकी अपरिवर्तित रहती है, वह उसी स्थिति में रहती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन इसका सही है डी, रेडियो तरंगों की सबसे ज़्यादा लंबाई है। अगर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई है रेडियो तरंगों की, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर अवरक्त किरणें, फिर दृश्य प्रकाश, फिर यूवी रेज, फिर एक्स रेज और गामा किरणें। इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा तरंग रेडियो तरंगों की और सबसे कम हम देखते हैं तो वह गामा किरणों की है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है?
ठीक है, तो इसमें है कि श्रव्य और दृश्य दोनों साथ साथ चलते हैं। टीवी का स्विच होने के बाद श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ चलना शुरू होते हैं। हालांकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, लेकिन ध्वनि को बाद में सुनाई देना चाहिए। लेकिन टीवी में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है, जिसके माध्यम से इस त्रुटि को दूर किया गया है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जब टीवी ऑन होती है तो दिखाई भी और सुनाई भी दोनों साथ में होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले कुछ होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक प्रकार का एक उपकरण है। डायनेमो मूल रूप से इसको हम विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम कहेंगे। आमतौर पर यह एक जनरेटर होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, और फैराडे के नियम के अनुसार ये विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को प्रभावित करती है या उसको बनाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। देखिए, जैसे डायनेमो में यांत्रिक विद्युत को बदलती है, इसमें विद्युत यांत्रिक को बदलती है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है। यह आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। ठीक है, और इससे विभिन्न प्रकार की मशीनें चलाई जाती हैं। इसी प्रकार की स्थिति से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की मशीनें चलाई जाती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तो इसका ऑप्शन सही है ए, टंगस्टन। ठीक है, जो टंगस्टन नामक जो धातु होती है, इसका प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी के लिए किया जाता है। इसकी खोज टॉर्बेन मैग्ने 1781 में की थी। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 4 × 5 मतलब 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब में उत्पत्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न होता है, और गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्ति कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना एक पतला तंतु होता है, जिसके कारण वह विद्युत धारा बहती है और वह गर्म होकर प्रकाश बनने लगती है। और इसी तरीके हम देखते हैं कि यहाँ पर यह पिघलती नहीं है, और यह जो होता है, यह एक फिलामेंट जो होता है वह एक समान तार का बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही है ए, चांदी की जो चालकता है वह सबसे ज्यादा होती है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो चांदी विद्युत की सर्वोच्चतम सुचालक है, जबकि जिन विद्युत चालकता चांदी की सबसे ज्यादा है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, यह सब आते हैं। ठीक है, इसके आधार पर यह चीजें होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से कोई भी। न ऑक्सीजन होती है, न वायु होती है, न कार्बन डाइऑक्साइड होती है। विद्युत बल्ब का सबसे पहले आविष्कार किसी के था? एडिसन ने। इसमें इन्होंने टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नमा तंतु लगाया था। इस धातु को ऑक्सीकरण रोकने के लिए और बल्ब के अंदर निर्यात के बजाय उन्होंने नाइट्रोजन और ऑर्गन ये गैसें भरी थी, ना कि ऑक्सीजन, वायु या कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो गैसें होती हैं वह यहाँ पर भरी जाती हैं, ना कि अन्य भरी जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ए, स्टोरेज बैटरी के लिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में ऐसा कुछ यंत्र लगाया जाता है जो एसी को डीसी में बदल देती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो ये धारा होती है, इस जो धारा को रेक्टिफायर, इस जो होता है इसको युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेटिव करंट को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अति चालकता का लक्षण है, ऑप्शन इसमें सही है सी, शून्य पारगम्यता। ठीक है,
विद्युत चुंबक के संदर्भ में पारगम्यता क्या है? पारगम्यता क्या है? पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा को बढ़ाता है, बताता है। इसको किसमें? इसको ग्रीक जो शब्द होता है म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और जो पूर्ण परफेक्ट जो अतिचालकता की स्थिति है वह शून्य है। ठीक है, शून्य की स्थिति में ऐसा माना जाता है कि इस तरीके की स्थिति होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिजली तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होता है इसमें अत्यधिक मात्रा में? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, बिजली या जो गड़गड़ाहट के साथ वाली आंधी आती है उस दौरान जो ये लाइटिंग होती है या जो बिजली चमकती है इसमें बहुत ही मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, जिसके कारण कई वृक्षों में आग लग जाती है। और हम देखते हैं कि जब कभी किसी पर बिजली गिर जाती है तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, मतलब काफ़ी स्थिति बहुत खतरनाक होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, सिलिकॉन। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत चालकता अपचालकों की अपेक्षा अधिक होती है लेकिन चालकों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आएंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, यह जो आते हैं यह इन्हीं में आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है। वहां पर होने वाला जो स्रोत है वह क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना होता है और इसके भीतर का जो तापमान होता है वह 10⁷ डिग्री केल्विन के बराबर होता है। इतने अधिक तापमान पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी होता है और जिसके कारण यह एक ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। और इसी कारण हम देखते हैं कि यह जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य के साथ साथ तारे भी अपनी ऊर्जा का निर्माण इसी प्रकार से करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ब्रीडर रिएक्टर क्या है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका ऑप्शन सही है सी, जो विखंडन वाले पदार्थ को उसमें अधिक उत्पन्न करता है, वह जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है वह जितना वह जलता है उसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। ब्रीडर रिएक्टर एक नाभिकीय रिएक्टर है, ठीक है, जो ईंधन के रूप में जितना विखंडनीय पदार्थ व्यय करता है उतना ही उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो ब्रीडर रिएक्टर की है वह चलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है बी और डी दोनों। ठीक है, इसमें ग्रेफाइट और साधारण जल दोनों को प्रयोग किया जाता है। साधारणता देखा जाए तो इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट, भारी जल और साधारण जल तीनों को प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट औद्योगिक स्तर पर निर्मित होने वाले शुद्धतम पदार्थों में से एक है तथा अत्यधिक तापमान पर अपने गुण को बनाए रखता है। लेकिन आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हम देखते हैं कि साधारण जल को भी मंदक के रूप में कई जगह पे प्रयोग किया जाने लगा है और ये काफ़ी ज़्यादा सही भी रहता है और एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिग्स बोगान। ठीक है, हिग्स बोगान एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना सर्वप्रथम 1964 में हुई थी और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग था वह 14 मार्च 2013 में किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर या मीडिया द्वारा इसको अधिकतर गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, या हिग्स बोगान के नाम से कहा जाता है। हिग्स बोगान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जो जोड़ी है वह ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एलेंगर्ट। इनको 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो मतलब जिस प्रकार से उन्होंने जितने ये कार्य किए थे इस वजह से उन्हें यह 2013 में नोबेल का प्राइज भी मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में रहता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रेंसियस। फ्रेंसियस जो होता है वह
कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम, गैलीनियम ये कमरे के तापमान या उससे अधिक तापमान में द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, वैसे ये द्रव अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे आज का वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और इससे कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।